7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म, 7 मीटर ऊंचा है, क्या है, प्लेटफॉर्म, ठीक, के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण, यहां पर क्या बोला गया है, उन्नयन कोण कितना है आपका 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी जो है वह 50√3 मीटर है, तो टावर की लंबाई कितनी होगी, टावर की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि यहाँ पर ये जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी ऊंचाई दी गई है 7 मीटर, कितनी है, 7 मीटर, ठीक। अब मान के चलिए कि यहाँ पर ये एक टावर है, यहाँ पर ये क्या है, एक टावर है, और टावर से जो प्लेटफॉर्म है उसकी दूरी दी गई है 50√3। यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी दी गई है वो दी गई है आपकी 50√3 मीटर, ठीक। अब यहाँ पर बोला क्या गया था कि यहाँ पर जो उन्नयन कोण है वो कितना है आपका 30 डिग्री का है। यदि हम यहाँ पर उन्नयन कोण बनाते हैं तो वह इस प्रकार से बनेगा। उन्नयन कोण कितना बताया था आपका 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, ठीक। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर एक आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हमने आपको क्या बताया था, थ्योरी वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, यदि एक समकोण त्रिभुज है और उसकी यदि एक कोण जो दिया गया है वह आपका 30 डिग्री का दिया गया है, तो 30 डिग्री का जो कोण होगा उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसका जो रेशियो होता है, हमने सभी प्रकार के रेशियो बताए थे, 30 वाले, 90 वाले, 60 वाले, सारे ही रेशियो बताए थे। तो वहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि 30 वाला जो होगा, 30 एंगल दिया गया होगा, तो उसमें हमेशा क्या होगा कि यहाँ पर इसके सामने वाली जो भुजा होगी, इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसका रेशियो होगा आपका 1, और उसका जो आधार हो जाएगा तो आधार हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा √3। और इसी प्रकार से यदि हम कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका 4, ठीक, यही हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर इनके हमें रेशियो हैं √3, 1 और 4, ठीक। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 50√3 मीटर है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी आपकी 50√3 मीटर ही होगी, ठीक, क्योंकि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है वह आपकी समान होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपकी 50√3 मीटर ही होगी, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये 50√3 जो मीटर है इसका रेशियो कितना दिया गया है, इसका रेशियो दिया गया है √3। यदि हम यहाँ पर बोले कि √3 रेशियो की वैल्यू जो है वह है आपकी 50√3, कितनी है, 50√3, तो आप बोलोगे कि सर एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो एक रेशियो की वैल्यू होगी √3 से यहाँ पर √3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर यदि देखिए √3 जो रेशियो था उसकी वैल्यू 50√3 थी, तो यहाँ पर एक जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं ये कितनी हो जाएगी 50 मीटर, ठीक। अब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 50 मीटर, ठीक। अब आप ध्यान समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह आपकी 7 मीटर है, कितनी है 7 मीटर है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी आपकी 7 मीटर होगी, तो आप बिल्कुल ही ये बात कह सकते हैं, ठीक। तो उसने हमसे पूछा था कि टावर की लंबाई कितनी होगी, टावर आपका ये है तो टावर की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 50 तो आपकी ये हो जाएगी 50 मीटर और 7 मीटर आपकी ये हो जाएगी, यानी कि 50 मीटर और 7 मीटर टोटल कितना हो जाता है आपका 57 मीटर। और यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, तो हमारा आंसर कहाँ है, तो देखिए ये है आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का ऋणात्मक पद, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऋणात्मक पद पूछा गया है, ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये जो आपकी श्रेणी दी गई है इसमें हमें ऋणात्मक पद ज्ञात करना है, और ये इसी प्रकार से चलता जा रहा है, आगे कहाँ तक चलेगा ये हम कोई भी नहीं बता सकता, ठीक। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ऋणात्मक पद क्या होगा, ठीक।
अब देखिए ऋणात्मक पद क्या होगा ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए ये जो संख्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई हैं 1 2 9 और दी गई है 1 2 0, उसके बाद 1 1 1 और यहाँ पर 1 0 2, ये संख्याएं आपकी दी गई हैं। अब ये आगे आगे चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं और ये इसी प्रकार से चलती जाएंगी। लेकिन आप यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए पहली और दूसरी संख्या के बीच में यदि हम देखें तो यहाँ पर 9 का अंतर है, दूसरी और तीसरी के बीच में देखें तो यहाँ पर भी 9 का अंतर है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी देखेंगे तो 9 का अंतर है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 9 घट रहा है फिर आगे बढ़ रहा है, 9 घट रहा है फिर आगे बढ़ रहा है, 9 घट रहा है फिर आगे बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर 9 घटाकर आगे श्रेणी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक, अब यदि यहाँ पर 9 घटाकर संख्या को आगे बढ़ाया जा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर आगे जाकर जो भी आपकी वैल्यू बनती है, ऐसा होगा कि एक समय पर वह जो वैल्यू होगी वह किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। वह वैल्यू किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो जो पहली संख्या जो माइनस में जाएगी, ध्यान से समझिएगा, जो पहली संख्या जो माइनस में जाएगी वही हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो होगी जो आपकी माइनस में जाएगी वो हमें बताना है। और आपको अच्छे से पता होगा कि n वा पद निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, n वा पद निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अभी इस फॉर्मूले की यदि हम बात करें, यदि आपको ना पता हो, किसी को यदि ना पता हो तो इसमें ए क्या होता है, तो ए होता है आपका फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो होती है, पहली जो संख्या होती है, यानी कि ये आपकी जो पहली संख्या है वो कितनी है 129। ठीक, और यहाँ पर ये जो आपका डी होता है, डी होता है आपका अंतर, क्या होता है, अंतर, यानी कितने कितने का अंतर हो रहा है संख्याओं के बीच में। यानी कि यहाँ पर जो अंतर हो रहा है ये किसका होता है, माइनस का 9 अंतर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर -9999 करते करते यदि हम आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वह संख्या होगी वह किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, और पहली जो संख्या होगी वही हमें बतानी है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस में यदि हम यहाँ पर देखें, ऑप्शंस में से यदि हम यहाँ पर देखें तो ए का मान कितना होता है, ए का मान कितना होता है, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब डी के स्थान पर कितना आएगा आपका 9 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर n की वैल्यू हम कुछ भी मानकर चलें, जैसे कि हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर हमने 10 मान लिया, कितना मान लिया हमने, 10 मान लिया। यदि हमने n की वैल्यू 10 मान ली, इसमें से हम -1 करेंगे, ध्यान से समझिएगा पहले, और यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका 129। ठीक, अब इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पर बचेगा आपका 9, और 9 में जब हम 9 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। यहाँ पर है आपका 81 और यहाँ पर है आपका 129, क्या है 129। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि यहाँ पर ये जो संख्या है ये आपकी प्लस में है, और ये जो संख्या है ये आपकी प्लस में है, ये भी संख्या क्या है आपकी प्लस में है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि ऋणात्मक पद हमें ज्ञात करना है। ऋणात्मक पद हमें यदि ज्ञात करना है तो यहाँ पर n का मान, यहाँ पर n का मान कोई ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि हम 9 में इंटू करें, जिससे कि हम 9 में इंटू करें तो ये संख्या तो आपकी छोटी हो जाए और ये संख्या जो हो वह बड़ी हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहली यदि छोटी संख्या होगी और दूसरी यदि बड़ी संख्या होगी, यदि उन दोनों को यदि हम आपस में अंतर करेंगे तो वहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आपका माइनस में आएगा। ठीक, अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ऐसा देखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप 9 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। यदि आप यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने n बराबर यहाँ पर 10 माना था, अभी यहाँ पर n बराबर यदि हम 15 मान लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 नम्मा 135, 15 नम्मा 135, यानी कि 129 जो है इससे 135 जो है वह बड़ा है। यदि ये संख्या छोटी है और ये संख्या आपकी बड़ी है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में अंतर आएगा, यानी कि माइनस में आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें ऋणात्मक पद हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ पर पता कर सकते हो। और यदि यहाँ पर देखिए
यदि आपने 15 से यदि छोटा मान लिया, 15 से यदि छोटा मान लिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो आपका आंसर होगा वह आपका इससे छोटा रह जाएगा, इससे छोटा रह जाएगा, तो वह आंसर जो होगा वह आपका माइनस में नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर 15 मान रहे हैं, यदि हम यहाँ पर 15 मान रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आपका 15 होगा, यदि हम यहाँ पर 15 रख रहे हैं, तो यहाँ पर n बराबर 15 नहीं होगा, n बराबर ये आपका n बराबर जो होगा वह आपका 16 होगा। n बराबर क्या होगा, आपका 16 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n में से हम एक को माइनस कर रहे हैं, यानी कि 16 में से एक माइनस करेंगे तभी तो आपका 15 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, आपका 16 होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में रखकर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला है जो आपका, वो क्या है आपका, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने माना कि भैया कितनी है, 16 है। क्यों 16 क्यों मानी, 15 क्यों नहीं मानी, क्योंकि 15 इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि 16 में से एक घटाएंगे तब जाकर 15 आएगा। ऐसा नहीं है, हमें दूसरी वैल्यू नहीं चाहिए, सेकंड वैल्यू नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए जो कि माइनस में जाएगी। तो फर्स्ट वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें फर्स्ट वैल्यू ही लेनी होगी, यानी कि 16 यदि हम लेंगे तब जाके वह 15 में आएगा, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यदि हम यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ पर मान लें हम 16 है, एन की वैल्यू यदि हम यहाँ पर 16 मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट संख्या कितनी है, तो फर्स्ट संख्या है आपकी 129 प्लस एन माना हमने, एन कितना माना था हमने, 16 में से हम क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे, इंटू डी कितना है आपका, अंतर कितने का आ रहा है, माइनस का 9। माइनस का 9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घटकर चल रहा है। यदि यहाँ पर बढ़कर चलता तो वहाँ पर हम प्लस कर लेते, लेकिन यहाँ पर घटकर चल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर किस में लेंगे, माइनस का 9। कितना हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए a16 इक्वल टू 129। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है, 16 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 नंबर 135 होता है। कितना होता है, 135, और बाहर यदि माइनस का 9 है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कितना है आपका 129। ठीक, कितना है 129, A16। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम इन्हें आपस में माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है आंसर जो होगा वह आपका माइनस में आएगा। यहाँ पर 1 और 5 यानी कि 6, यानी कि माइनस का 6 हमारा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का 6, यानी कि हमारा यदि माइनस में आंसर आ रहा है तो हमें ऋणात्मक जो पद है वह हमें मिल चुका है। वो कितना है, हमारा 16 है। ठीक, कितना है हमारा 16। 15 नहीं मानेंगे हम, यहाँ पर 16 मानेंगे। और 16 क्यों मानेंगे, तो हमने आपको बता दिया है कि 16 में से जब हम एक माइनस करेंगे तब जाके आपका 15 आएगा। ठीक, और यहाँ पर यदि हम 14 संख्या मान लेते, 14 मान लेते, यानी कि यहाँ पर यदि हम 15 रखते, आप बोलो कि 15 रखते तो अब हमारा कितना आता, तो यदि हम 15 रखते और 9 से इंटू करते तो हमारा आ जाता 126। कितना आ जाता है, 126, और 126 को देखते तो वह 129 से छोटा रहता। 129 से यदि छोटा रहता तो हमारा वहाँ पर आंसर नहीं आ पाता, हमें क्या करना था, बड़ा लेना था। ठीक, तो यहाँ पर हम 15 भी नहीं रख सकते थे, 14 भी नहीं रख सकते थे, तो हमारा कितने में आ रहा था, 16 में ही आ रहा था, तो हमें 16 ही रखना पड़ा था। ठीक, तो ये चीज़ आपको देख कर चलनी है, और ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। यदि नया समझ आया हो तो एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपका 5 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा इसे। यहाँ पर यदि हम बोलें कि ये क्या है आपका 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपका 5 दिया गया है। ठीक, इतना आपका दिया गया है। यहाँ पर रखा हुआ है 2 sec स्क्वायर एक्स। यदि 2 sec स्क्वायर एक्स रखा हुआ है, और आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका 2 sec स्क्वायर थीटा, यदि 2 sec स्क्वायर थीटा है, यानी कि 2 sec स्क्वायर थीटा जो होंगे वो आपस में जुड़ रहे होंगे। यानी कि आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा एक्स दिया हुआ है ना, तो sec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 है। ठीक, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, 1 होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम इसके स्थान पर
यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर 1 रखेंगे तो वो उधर चला जाएगा। यदि वह प्लस का है तो उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यदि हम 5 में से हम 1 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो सेक एक्स इज इक्वल टू, ये जो आपका 4 है, यहाँ से हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आपका रूट चढ़ जाएगा। जब रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ पर सेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2। ठीक, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेक की लाइन में यदि हम बात करें तो सेक कितने डिग्री का मान आपका 2 होता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। यानी कि हम थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 60 डिग्री रख सकते हैं। और यहाँ पर आपका थीटा की जगह पर आपका एक्स दिया गया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। यानी कि 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 60 डिग्री हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव, क्या बोला गया है, शांत दशमलव में प्राप्त होगा। ठीक, देखिए 2 प्रकार की आपकी भिन्नें होती हैं। एक होती है आपकी शांत दशमलव और दूसरी होती है आपकी अशांत दशमलव। शांत दशमलव जो होती है उसमें क्या होता है कि उसमें देखिए आपका पॉइंट तो आता है, लेकिन पॉइंट के बाद जो संख्या जो होगी वह कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी, पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ती रहेगी, अनंत तक नहीं बढ़ेगी। ठीक, वह कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझें, यदि हमने यहाँ पर 10 में यदि हमने 4 से भाग लगाया तो हम बोलेंगे कैसे भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर बोलोगे आप 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के इसमें 0 बढ़ा देंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब इससे आगे ही आपका नहीं बढ़ेगा, इससे आगे ये आपका नहीं बढ़ेगा, ये आपका यहीं पर रह जाएगा। तो यही होती है आपकी शांत दशमलव। यानी कि पॉइंट तो आए लेकिन संख्या जो है वह आगे अनंत तक नहीं जानी चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर वह रुक जानी चाहिए। अब यहाँ पर अशांत दशमलव क्या होता है, तो अशांत दशमलव होता है कि वह संख्या जो कि अनंत तक चली जाए, कभी रुके ही ना, उसे हम कहेंगे अशांत दशमलव। जैसे कि हम 10 में यदि हम 3 से भाग लगाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बच्चा, आप पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ा दोगे, 3 तिया 9, और फिर इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और इसी प्रकार से ये अनंत तक चलता रहेगा। जो संख्या अनंत तक चली जाती है उसी को कहते हैं हम अशांत दशमलव, और जो अनंत तक नहीं जाती उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। ठीक, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर इसे पहचानने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती, तो हम बोलेंगे सर एक ट्रिक भी होती है। और वो ट्रिक क्या होती है, तो पहले आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये आपका क्या होता है, ये आपका अंश होता है। क्या होता है, अंश होता है। और नीचे वाली जो संख्या होती है वह क्या होती है, हर होती है। ठीक, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हर के स्थान पर यदि आपको कोई भी संख्या दिख जाए, ऐसी 3 दिख जाए, या फिर आपको 9 दिख जाए, या फिर आपको 7 दिख जाए, या फिर आपको 11 दिख जाए, अगर ये संख्याएं आपको यदि दिखती हैं, हर के स्थान पर यदि ये संख्याएं आपको दिख जाएं तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या हो जाएगी, आपकी अशांत दशमलव हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर इनको चेक करते हैं, काफ़ी इजी है चेक करना, आप इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बोलें ए ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन में क्या है, 3/36 है। यदि हम 3 से इसमें हम डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 जो है, 12 को यदि हम देखें तो आपको तो देखिए एक बात और अच्छे से पता होगी। यदि हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 चौक 12, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुणा 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक, तो यानी कि ये 12 जो है इसके अंदर आपका 3 भी है, 2 भी है, और आपका 4 भी है, और 12 भी है। ठीक, ये सारी संख्या हैं इसके अंदर, ये सारी संख्या हैं, ये आप अच्छे से समझ चुके हो। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 12 जो है, 12 के अंदर आपका 3 आ रहा है। यदि आपका 3 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अशांत दशमलव। क्या हो जाएगी, अशांत। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन से और समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर क्या है, 12/36, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 12 एकम 12,
12 तिया 36, यहाँ पर डायरेक्ट ही 3 बन रहा है तो ये क्या हो जाएगी आपकी अशांत। ठीक, इसके बाद सी ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन में दिया गया है आपका 9/36, 9/36, यानी कि ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए चार जो अंक है इसके अंदर आपका 3 9 ये कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ आपका क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा और 4 है ये। ठीक, 4 तो ये है ही और इसके अंदर क्या आएगा आपका सिर्फ 2 आएगा। और हमने आपको क्या बोला था 3 नहीं आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए और 11 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अशांत। अशांत, ये अशांत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यदि हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि 0.25 यहीं पर ये आपका रह जाएगा, इससे आगे ये आपका नहीं बढ़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर यदि डी ऑप्शन को भी चेक करें तो यहाँ पर देखिए 6/36 होता है, 6 छिंग 36 होता है, यानी कि यहाँ पर 6 आ रहा है। यदि आपका 6 आ रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से एक बात और समझ लीजिएगा, यदि आपका 6 आ रहा है, यदि आपका यहाँ पर 6 आ रहा है तो 6 को आपको ये देखना होगा 6 में तो आपका 3 गुणा 2 होता है। ठीक, यहाँ पर कहीं आपका यदि 3 हुआ ऊपर वाली संख्या में, यानी अंश में यदि आपका 3 हुआ तो 3 से तो 3 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 2। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका 3 रहना चाहिए। यदि यहाँ पर 2 हो रहा है तो ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपका 3 रहेगा, हर के स्थान पर यदि आपका 3 ही रहेगा तभी वह आपकी अशांत होगी, वरना नहीं होगी। ठीक, तो हर के स्थान पर आपको अच्छे से ये चीज़ देख लेनी है कि आपका 3 9 7 या 11 ये आपका रह रहा है या नहीं रह रहा। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये आपका दिया हुआ है 6/36 गुणा 2/1 कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 6 छिंग 36 होता है, 2 से आप ऐसे काट दोगे 2 तिया 6, अब ये बन जाएगा आपका, अब ये बन जाएगा आपका अशांत। यदि इसी प्रकार से ये होता है कि 6/36 है और इसमें आप इंटू कर रहे हो 1/2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाता, सॉरी यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/1 से इंटू कर रहे हो तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी से 12, तो ये आ गया। यहाँ पर 3 चौक 12 हो गया, यानी कि 4 के अंदर तो आपका 3 आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से 3 आपका कट चुका है। ठीक, तो ये चीज़ आपका अच्छे समझ आ गई होगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 2 और 98 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। ठीक, देखिए मध्यानुपात हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, और मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि आपका जैसे कि हम मान लेते हैं कि मध्यानुपात है ये आपका x² क्यों मानते हैं कि देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हमने x माना, फिर उसके बाद अनुपात कितना है आपका 2 है, फिर उसके बाद समानुपात कितना दिया हुआ है आपका 98, फिर इसके बाद अनुपात हमने मान लिया x। ठीक, अब x का x में आपको अच्छे से पता है कि लास्ट वाली संख्या में गुणनफल, लास्ट वाली संख्याओं का गुणनफल मध्य वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो x का x में यदि हम इंटू करते हैं तो x² हो गया। अब यहाँ पर आपका देखोगे तो 2 क्या है आपका 2 × 98, 2 × 98, यानी कि ये दोनों क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाएंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इसमें हम इंटू करेंगे तो 9 दूनी 18 180 और 16 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 196। अब 196 जो होता है वह किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे सर ये 14 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है 14 का होता है, तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 27 22 5 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक, वर्गमूल हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है आपका 27 22 और 5। वर्गमूल निकालने के लिए काफ़ी सारी ऐसी ट्रिकें होती हैं, लेकिन जब कभी भी आपको लास्ट में 25 दिखता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर 25 जो है इसका स्क्वायर क्या होगा, यदि हम आपसे ये बोलें तो आप बोलोगे सर ये लास्ट में जो 5 है इसकी जगह पर हम कर देंगे 25, 5 का हो जाता है आपका 25, और ये जो आपका 2 है इसका क्या करेंगे 2 जो है इसके आगे वाली संख्या से इंटू कर देंगे, यानी कि 3 से इंटू कर देंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना है 25, तो 25 को इसके साथ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 625। ये बात सभी को अच्छे से पता होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और आपको अच्छे से पता है कि जब हम 5 वाली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं या फिर हम वर्ग करते हैं तो लास्ट में क्या है आपका 25 है। तो 25 है तो आपको कंफर्म है कि ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर 5 वाली वैल्यू होगी जो कोई भी आपकी वैल्यू होगी। ठीक,
और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि ये वाली जो संख्या है, ठीक, ये वाली जो आपकी संख्या है, ये वाली जो संख्या है, इसमें आप देखोगे तो इस संख्या का हमें क्या करना होगा कि ये कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी कि जैसे कि हमारी ये जो संख्या है इसके आगे वाली एक संख्या से उसमें क्या हो रहा होगा, इंटू हो रहा होगा, ठीक। ये बात तो आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर आप देखोगे जब कभी भी हम दो संख्याओं में आपस में इंटू करें तो उसमें कोई ना कोई तो एक इकाई अंक बनता ही है। जैसे कि हम यहाँ पर 22 से यहाँ पर 98 में इंटू कर दें, 22 से 98 में इंटू करें तो यहाँ पर क्या होगा, 8 दूनी 16, यानी कि 16 बन रहा है, यानी कि 6 इकाई अंक बन रहा है। कितना बन रहा है, 6 इकाई अंक बन रहा है। तो इसी प्रकार से दो संख्याओं में जब इंटू हो रहा होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका इकाई अंक जो है, वहाँ पर इकाई अंक जो है वह 2 बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 2 है, ठीक। अब यहाँ पर यदि आपका 2 इकाई अंक है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को यदि हम यहाँ पर चेक करते हैं तो कितना है, 145। यहाँ पर आप 5 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 14 गुणा 15। 14 को हम यदि आगे वाली संख्या से इंटू करेंगे तो 14 गुणा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 होता है, यानी कि 0 इकाई अंक बन रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, बी ऑप्शन को, यहाँ पर आपका 165, ठीक। अब यहाँ पर 5 तो आपका यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि 5 तो यहाँ पर स्क्वायर में लग चुका है, ये पहले से ही हमने ले लिया है। यहाँ पर कितना है आपका 16 है, तो 16 का गुणा करेंगे हम 17 में, कितने में, 17 में, 6 सत्ते 42, यानी कि यहाँ पर 2 इकाई अंक बन रहा है। जब 2 इकाई अंक बन रहा है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर ये आपका यहाँ पर ऐसा भी होता है कि यदि आपका यहाँ पर दो संख्या ऐसी आ जाती है जिसमें इकाई अंक 2 हो, तो वहाँ पर हम अलग टिक का यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि और ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है या नहीं। यदि सही होंगे तो यहाँ तक आपका ठीक है, इसी से आपका काम चल जाएगा। यदि आपके और ऑप्शन जो होंगे उसमें भी यदि आपका 2 इकाई अंक बन गया तो वहाँ पर हमें किस और भी ट्रिक को यूज करना होगा, ठीक। तो वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका सी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन तो आपका सही हो गया। अब सी ऑप्शन को देखते हैं, 155, ठीक। तो 5 को यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 15 गुणा 16, 5 6 30, यानी कि 0 इकाई अंक बन रहा है, हमें तो आपका 2 चाहिए, ठीक। इसका डी है आपका, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका डी को देखें तो है आपका 175। अब यहाँ पर आपका 5 तो हट जाएगा, यहाँ पर कितना है, 17। अब 17 का गुणा किस में करेंगे, आगे वाली संख्या में, 18 में। 8 7 56 होता है, यानी कि 6 इकाई अंक बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है, 6। तो यहाँ पर हमारा काम बन गया, हमें 2 इकाई अंक चाहिए था, यहाँ पर 6 बन रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है और यहाँ पर 0 बन रहा है। सारे ही ऑप्शन आपके गलत हैं, सही आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, यदि संख्या x4441 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि देखिए 11 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई भी आपकी संख्या हो तो उस संख्या के सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्या, उनका योग जो होगा, उनका यदि हम अंतर करें तो वह या तो 11 से विभाजित होना चाहिए या फिर वह 0 होना चाहिए। तो वही संख्या जो होगी वह 11 से विभाजित होगी। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है x 4 4 4 और 1। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि एक एक पेयर बना लीजिए। ये आपने एक पेयर बनाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ पर 1। आपने एक पेयर ये बनाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ पर 4। अब आपका यहाँ पर एक पेयर नहीं बन पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आगे एक 0 बढ़ा सकते हो, ठीक। यदि आपका पेयर बन रहा है तो आपका ठीक है, यदि आपका पेयर नहीं बन रहा है तो आगे आप एक क्या कीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर एक पेयर बन जाएगा 0 और x, ठीक। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि 5 + x, ठीक, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, ठीक। यहाँ पर हो गया 8। अब यहाँ पर देखिए 5 में कुछ ऐसा आप जोड़ सकते हो जिससे कि ये 8 बन जाए, क्योंकि 8 से 8 माइनस करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक। आपको अच्छे से पता कि इन दोनों को हमें माइनस करके देखना है, या तो वह 0 बनना चाहिए या फिर वह 11 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो 5 में यदि हम 3 जोड़ दें तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो 8 8 आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए आपका 3 है या नहीं। यदि आपको ऑप्शन में 3 दिख रहा है तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। यदि आपको ऑप्शन में 3 नहीं दिखता तो आपको ये क्या करना होता, 11 बनाना होता, या फिर आपको क्या करना होता कि ऐसी संख्या बनानी पड़ती कि जो कि 11 से विभाजित हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर आपका 3 रखने पर ही क्या हो रहा था, 0 बन रहा था। यहाँ पर हमने देखा तो 3 है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3।